नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। और पुतिन जी हमारे इंडिया में तो पधारे थे और बहुत सारे न्यूज़ में बहुत कुछ चला भी। बट इंडिया में क्या है कि ट्रेंडिंग जो चीज़ ट्रेंडिंग में है उसी को लेके न्यूज़ होता है। उसके बाद उसके आफ्टर मैथ में क्या क्या इक्वेशन निकल के आते हैं, क्योंकि एक विज़िट के बाद तो सिर्फ एक विज़िट में सिर्फ बहुत सारे डील्स की सिर्फ पहल होती है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ा बाद में होता है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। बट वो क्योंकि सुर्खियों में नहीं होता है तो इंडियन मीडिया जो है टीआरपी के पीछे भागते हैं तो वो दिखाते नहीं है। बट रशियन मीडिया ऐसा नहीं है। विजिट के बाद भी जो है क्या क्या आउटकम निकला है और आगे आने वाले टाइम में क्या क्या हो सकता है। और अभी तो मतलब पहले ऐसे टाइटल्स आते थे रशियन मीडिया में कि क्यों इंडिया चाइना को ओवरटेक कर जाएगा फ्यूचर में, ऐसा वीडियोस आते थे। बट अभी जो टाइटल्स आने लगे कि इंडिया ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है चाइना को, तो ये भी ऐसा एक वीडियो है जहाँ पे यहाँ पे साफ साफ शब्दों में हेडलाइंस में लिखा गया है कि इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है चाइना को। और मेन चीज़ जो एक है कि बहुत कोई फॉलो करते हैं कि चाइना डेवलप है या फिर अमेरिका डेवलप में है तो हमें उसी डेवलपमेंट मॉडल को फॉलो करना है। ज़्यादातर देश जो है यही करते हैं। बट इंडिया की अपनी बात है, अपनी अलग एक स्टाइल है डेवलपमेंट की, और इस बारे में इतने खूबसूरत शब्दों से ये डिस्क्राइब किया गया है तो वीडियो देख के आपको काफ़ी मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा डेप्थ और इंसाइट है। हालांकि क्यों डिफरेंट मॉडल दिखाने के लिए इंडिया के कुछ जो मतलब बहुत बिजी रोड्स होते हैं जहाँ पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं दिखता है वो इस वीडियो में दिखाया गया है। लेकिन मेन पर्पस ही है इस वीडियो की दिखाने के लिए कि इंडिया ऊपर से फैंसी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखाता है, बट अंदर से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये डेवलपमेंट जो है अपनी इंडिया की अपनी यूनिक स्टाइल ऑफ ग्रोथ है। तो चलिए रशियन मीडिया से ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। Когда я оказался в Индии, первое впечатление было простое. Куда я вообще попал? जब मैं भारत पहुंचा तो मेरा पहला ख्याल बहुत सीधा था, आखिर मैं आ कहां गया हूं। हर तरफ शोर, घमाघमी, मसालों, धुएं, फूलों और किसी अनजानी सी खुशबू की महक फैली हुई थी। पहले गोवा, फिर हिमालय की फुट हिल्स और उसके बाद नई दिल्ली। ऐसा शहर जैसे पूरी दुनिया अचानक एक ही चौराहे पर मिलने आ गई हो और वापस जाना भूल गई हो। इस अफरा तफरी में हॉर्न की आवाजों, बाजारों, सेक्रेड एनिमल्स और अंतहीन हलचल के बीच मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। ये किसी ऐसी जगह जैसा नहीं लगा जो शांत बैठकर जीवन के अर्थ पर सोचती हो, बल्कि ये किसी आने वाले तूफान से पहले की हवा जैसी लगी। एक अनदेखी शक्ति जो उमड़ने वाली हो। हाँ, ऊपर से देखने पर भारत अब भी ऐसा लगता है जैसे उसकी हकीकत उसकी महत्वाकांक्षाओं के पीछे भाग रही हो, लेकिन भीतर से जो वहाँ गया है वो जानता है वहाँ ऊर्जा का एक उबलता हुआ कड़ाहा है। न तो पश्चिम की बेचैन ऊर्जा, न चीन की अनुशासित ऊर्जा, बल्कि एक शोरगुल से भरी जवान और बेहद जिद्दी जीवन शक्ति। और अब यही ऊर्जा दुनिया के मंच पर उतर रही है। जब हम बहस कर रहे थे कि यह सदी चीन की है या अमेरिका की, भारत चुपचाप आत्मविश्वास से भरा एक नया दिग्गज बन गया। आज सवाल यह नहीं है कि भारत चीन को पछाड़ेगा या नहीं, असली सवाल यह है जब मंच पर एक और बड़ा खिलाड़ी उतर आएगा तो दुनिया का क्या होगा और इस नए नाटक में रूस की क्या भूमिका होगी। स्पॉइलर, अब सिर्फ दर्शक बनकर ताली बजाना मुमकिन नहीं रहेगा। В ладоши не получится. लंबे समय तक एशिया की ताकत का प्रतीक चीन था। ऊंची इमारतें, तेज ट्रेनें और बड़ी फैक्ट्रीज, जबकि भारत एक शोरगुल वाला छोटा भाई लगता था। लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में भारत ने खुद को बदल दिया है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, सुधार, डिजिटल सेवाओं का विस्तार और लाखों स्किल्ड प्रोफेशनल्स की फौज। अब यह सस्ता मजदूर देश नहीं बल्कि दिमागों की ताकत वाला देश बन चुका है। और सबसे खास बात, भारत किसी की नकल नहीं कर रहा बल्कि अपनी पुरानी आजमाई हुई राह पर आगे बढ़ रहा है, आत्मविश्वास के साथ और अपनी यूनिक वे में सफलता की ओर। Хочу копнуть немного глубже, поговорить о двух разных философиях развития, двух дорогах 21 век. साल 2000 से 2020 के बीच चीन ने 40,000 किलोमीटर से ज्यादा तेज हाई स्पीड रेल बना डाली। ये उसकी
डिसिप्लिन और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का उदाहरण है। लेकिन भारत की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ नियंत्रण नहीं बल्कि जुड़ाव की बात है। भारत में मोबाइल डेटा दुनिया के सबसे सस्ते में से एक है और इसी वजह से कुछ ही सालों में पूरा देश डिजिटल दुनिया से जुड़ गया। आधार सिस्टम, जो दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रोजेक्ट है, अब लगभग हर भारतीय तक पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि उन इलाकों में भी जहां अब तक बिजली स्थिर नहीं है। फिर आया गर्व का पल, 2023 में भारत ने चांद पर यान उतारा, वो भी वेस्टर्न देशों के मुकाबले बहुत छोटे बजट में। इससे साबित हुआ कि भारत में अब एक मजबूत इंजीनियरिंग संस्कृति विकसित हो चुकी है। इसी भावना से भारत ने अपना पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत बनाया, जिससे वह उन गिनी चुनी देशों में शामिल हो गया जो खुद ऐसे जहाज बना सकते हैं। इससे पहले भारत का विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य था, जो असल में पुराना सोवियत जहाज एडमिरल गोर्शकोव था। वह सौदा महंगा और कठिन जरूर था, लेकिन उसी से भारत ने सीखा कि अपना पोत कैसे बनाना है। और सबसे दिलचस्प बात, यह सब कुछ उस देश में हो रहा है जो एक खुली शोरगुल वाली लोकतंत्र है, जहां बहसें, विरोध और हजारों मतभेद रोज चलते रहते हैं। फिर भी यह व्यवस्था टूटती नहीं बल्कि अपने ही अंदाज में आगे बढ़ती है। चीन एक सटीक मशीन की तरह बनाता है, जबकि भारत एक विशाल, उलझे लेकिन जीवंत बाजार की तरह बढ़ता है, जहां हर कोई अपने रास्ते को जानता है। Чтобы не обидеть местное сообщество. Но вот парадокс. При всей своей кажущейся хаотичности эта система не ломается. Она гнется, шумит, спорит и движется. सबसे हैरानी की बात यह है कि भारत में केओस के बीच भी सब कुछ किसी तरह चल ही जाता है। मैंने खुद वहां से ऑनलाइन कुछ छोटा सा सामान मंगाया था, पता लगभग दादाजी के गांव तक लिखा था, फिर भी वो पहुंच गया। यही है भारत, उलझा हुआ लेकिन काम करता हुआ। पहले पूरी दुनिया चीन के मॉडल को मानती थी, लेकिन अब नजरें भारत की ओर हैं, एक नई राह के रूप में, न कि किसी की नकल के रूप में। अब सवाल है, यह उभार अब भी क्यों हुआ? इसके कई कारण हैं। पहला, डेमोग्राफिक्स। भारत की युवा आबादी उसकी असली ताकत है, जैसे अर्थव्यवस्था को ऊर्जा का तेज इंजेक्शन मिल गया हो। दूसरा, रिफॉर्म्स। 1990 के बाद से धीरे धीरे सुधार होते रहे हैं। टैक्सेशन और सरकारी सेवाओं का डिजिटाइजेशन तेजी से बढ़ा है। तीसरा, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पर ध्यान। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा IT सेवाओं का एक्सपोर्टर है और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में भारतीय टॉप पोजीशन पर हैं। चौथा, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। जब दुनिया चीन के विकल्प तलाशने लगी, भारत एक डेमोक्रेटिक, इंग्लिश स्पीकिंग और बड़े बाजार के रूप में तैयार था। पांचवा, इंफ्रास्ट्रक्चर। भले ही अब भी मैसी लगे, लेकिन सड़कों, मेट्रो और लॉजिस्टिक्स जोन्स का विकास तेजी से हो रहा है। यह वही क्षण है जिसे इकोनॉमिस्ट्स क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट कहते हैं, जब धीरे धीरे बढ़ती ताकत अचानक रफ्तार पकड़ लेती है। अब दुनिया मोनोपोल या ड्यूपोल नहीं रही। अमेरिका फाइनेंशियल पावर हाउस है, चीन इंडस्ट्रियल जेंट है, रूस मिलिट्री और रिसोर्स पावर हाउस है, और अब भारत उस मंच पर कदम रख रहा है, सिर्फ दर्शक बनकर नहीं बल्कि अपनी जगह पाने वाले नए खिलाड़ी के रूप में। भारत सबके साथ दोस्ती रखता है, लेकिन अपनी राह खुद तय करता है। यही उसका असली अंदाज है। И ни с кем не ссориться окончательно. В итоге получается стиль. Мы дружим со всеми, но главное сами с собой. आज भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। यह समूह इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते इन्फ्लुएंस का संतुलन बनाने के लिए बनाया गया है। लेकिन भारत किसी की इन्फ्लुएंस रीजन बनने को तैयार नहीं है। उसके अपने सपने और महत्वाकांक्षाएं हैं और अब वह उन्हें खुले तौर पर दिखाने लगा है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसे मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी कहा जाता है, पर असल में यह है स्वतंत्रता। कई मायनों में आज का भारत 2000 के दशक की रूस जैसा लगता है, दुनिया को साफ संदेश देता हुआ, मैं किसी का गुलाम या वैसल नहीं, मैं खुद एक इंडिपेंडेंट पावर हूँ। दुनिया फिर से बदल रही है। हर बड़ी सभ्यता अपने क्षेत्र में मुख्य भूमिका चाहती है। अमेरिका अपनी पकड़ बनाए हुए है, चीन अपनी बेल्ट एंड रोड योजना चला रहा है, रूस अपनी यूरेशियन नीति पर आगे बढ़ रहा है और अब भारत चौथे वैश्विक स्तंभ के रूप में उभर रहा है। लेकिन पुरानी ग्लोबल सिस्टम में अब जगह कम पड़ रही है। 3 कुर्सियां भरी हैं और चौथे को अपनी जगह खुद बनानी होगी। जहां तक रूस की बात है, भारत का उभार उसके लिए नए अवसर भी लाता है और नई चुनौतियां भी। रूस और भारत का रिश्ता पुराना और मजबूत है। डिफेंस, एनर्जी और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन में दशकों से सहयोग चला आ रहा है। भारत के लिए रूस की मिलिट्री एक्सपर्टाइज उसके अपने सुरक्षा ढांचे की नींव रही है। लेकिन अब जब ग्लोबल चेसबोर्ड की बिसात बदल रही है, रूस के सामने 3 रास्ते हैं। पहला, पार्टनरशिप का, जहां वह भारत के साथ ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर्स और फार्मास्यूटिकल्स के फील्ड्स में अपने संबंध और मजबूत करे। Но сейчас мировая шахматная доска меняется, и у России появляются 3 сценария. भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि असली साझेदारी पर टिका है, डिफेंस, एनर्जी और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में। लेकिन जैसे जैसे भारत बढ़ रहा है,
कंपटीशन भी स्वाभाविक है सेंट्रल एशिया, एनर्जी मार्केट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की परियोजनाओं में। फिर भी यह राइवलरी दोस्ताना है क्योंकि दोनों देश स्वतंत्रता को अहमियत देते हैं। दूसरे देशों की तरह रूस और भारत किसी खेमे में शामिल नहीं होते, वे अपनी सोच से चलते हैं। भारत अमेरिका के आगे नहीं झुकता और रूस भी किसी का आदेश नहीं मानता। अब दोनों का रिश्ता इस बात पर टिका है कि वे कितना समझदारी से संतुलन बनाए रखते हैं। एक मजबूत भारत रूस के लिए खतरा नहीं बल्कि एक उपयोगी साझेदार है, खासकर उस दुनिया में जहां शक्ति के कई केंद्र हैं। सच्ची ताकत सिर्फ स्टील, जीडीपी या फैक्ट्रियों से नहीं मापी जाती बल्कि संकट झेलने की क्षमता, रणनीतिक इच्छा शक्ति और सांस्कृतिक गहराई से मापी जाती है। चीन की ताइवान पर सतर्कता ने दिखाया कि बड़े देश भी डरते हैं। इसीलिए जब लोग जीडीपी की तुलना करते हैं तो वे असली बात भूल जाते हैं। असली ताकत आत्मविश्वास और समझ में है। अगर रूस खुद अपनी राह में रुकावट नहीं बने तो न चीन और न ही भारत उसके लिए कोई बड़ा खतरा है। वे ताकतवर हैं लेकिन रूस की तकदीर के मालिक नहीं। और अब एशिया के इस नए दौर में भारत चीन के बराबर खड़ा है। अब सिर्फ पीछा नहीं करता बल्कि दुनिया से कहता है, जरा जगह दो, अब हमारी बारी है। Когда говорят «Азия поднимается», обычно в голове сразу всплывает Китай. चीन और भारत दिखने में दो एशियाई दिग्गज लगते हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। चीन की आबादी लगभग 1.4 अरब है, जबकि भारत उससे थोड़ी ज्यादा, बहुत युवा भी, जहां औसत उम्र सिर्फ 28 साल है, जबकि चीन में लगभग 40। यानी एक तरफ वो ऑफिस है जहां लोग रिटायरमेंट सोच रहे हैं और दूसरी तरफ वो टीम है जहां युवा अपनी पहचान बनाने के लिए भूखे हैं। यही फर्क भविष्य तय करेगा। चीन की अर्थव्यवस्था अब भी कहीं बड़ी है, लगभग $18 ट्रिलियन, भारत की करीब 4 ट्रिलियन, लेकिन भारत की वृद्धि दर तेज और लगातार बढ़ रही है। चीन अब 3 से 5% की गति से बढ़ रहा है, जबकि भारत 6 से 7% या उससे ज्यादा पर दौड़ रहा है। चीन जहां मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, वहीं भारत कोडिंग और टेक्नोलॉजी हब बनता जा रहा है। आईटी, फिनटेक, बायोटेक और अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सैन्य रूप से चीन का बजट अभी ज्यादा है, लेकिन भारत की रक्षा आधुनिकीकरण की रफ्तार और घरेलू उत्पादन उसे ताकतवर बना रहे हैं। दोनों परमाणु शक्ति हैं जो उन्हें विश्व राजनीति में आत्मविश्वास देती है। ढांचा निर्माण में चीन बिजली की गति से काम करता है, भारत बहस और सहमति के साथ, लेकिन काम पूरा करता है। सबसे बड़ा फर्क सोच में है। चीन सोचता है हम नंबर 1 बनेंगे, जबकि भारत कहता है हमें किसी रैंक की जरूरत नहीं, हम अपनी राह चलेंगे। यही बात पश्चिम और पूर्व दोनों को चौंकाती है। रूस के लिए यही स्वतंत्र सोच भारत को एक खास साझेदार बनाती है। दोनों देशों के बीच दशकों पुराना रक्षा सहयोग है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना। ऊर्जा क्षेत्र में भी दोनों के हित पूरी तरह मेल खाते हैं। और अब उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा भारत, ईरान, कैस्पियन, रूस और यूरोप को जोड़ता है, जो पारंपरिक समुद्री रास्तों से हटकर एक नया व्यापारिक नेटवर्क बना रहा है। यह साझेदारी केवल रणनीतिक नहीं बल्कि भविष्य के वैश्विक संतुलन की नई रेखा है। Иран, Каспий, Россия, Европа и в Арктику, если понадобится. Это как если бы кто-то взял глобус и провел простую линию карандашом, минуя Суэцкий канал. नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है। जितना छोटा रास्ता उतनी तेज और सस्ती डिलीवरी है, और आज के दौर में गति ही ताकत है। भारत के लिए यह ईरान और रूस से होकर जाने वाला रास्ता उसे समुद्री रास्तों और पश्चिमी बीमा कंपनियों की पकड़ से आजादी देता है। अब उसे सुएज कनाल जैसे असुरक्षित मार्गों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि यह गलियारा भारत को यूरोप से सीधा जोड़ता है। रूस के लिए यह सुनहरा मौका है खुद को ट्रांजिट हब बनाकर नए बंदरगाह, रेल मार्ग और राजनीतिक प्रभाव हासिल करने का। जैसे किसी ने ट्रैफिक जाम को बाईपास कर हाईवे बना लिया और बीच में अपनी पेट्रोल पंप खोल ली। भले ही इस परियोजना में नौकरशाही और राजनीतिक अड़चने हैं, लेकिन यह धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में यूरेशिया की सबसे अहम व्यापारिक नस बन सकती है। मगर जहां रास्ते बनते हैं वहीं टकराव के बिंदु भी बनते हैं। मध्य एशिया ऐसा ही क्षेत्र है जहां रूस पहले से प्रभाव रखता है और अब भारत धीरे धीरे सॉफ्ट तरीके से अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। शिक्षा, तकनीक और निवेश के जरिए भारत की विदेश नीति मल्टी वेक्टर है। वह किसी का झुकाव नहीं मानता, लेकिन सबसे बात करता है, यहाँ तक कि अमेरिका से भी। ये कोई खतरा नहीं बल्कि नए मल्टीपोलर विश्व की सच्चाई है। रूस के लिए यह समझना जरूरी है कि भारत न छोटा भाई है न दुश्मन, बल्कि एक परिपक्व साझेदार है। जितना समझदारी और दूरदर्शिता से रूस खेलेगा, उतना भारत की तरक्की से उसे फायदा होगा। और अब व्यापार से आगे बढ़ते हैं। उत्तर में भारत की
चीन से सटी सीमा यह कोई दोस्ताना पड़ोस नहीं बल्कि तनाव से भरी रेखा है। 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिक बिना बंदूक के पत्थरों और लोहे की छड़ों से भिड़े। 21वीं सदी के दो परमाणु देशों के बीच इस टकराव के बाद दोनों ने सीमा पर सेना और ढांचा मजबूत किया। सच तो ये है, दो सभ्यताएं, दो शक्तियां और एक ही इलाका जहां दोनों पहले स्थान के लिए खेल रहे हैं। Реальное соперничество. И оно никуда не исчезнет. भारत और रूस मिलकर ईरान के रास्ते एक नया जमीनी और समुद्री व्यापार मार्ग बना रहे हैं ताकि भारत पूरी तरह समुद्री रास्तों और पश्चिमी देशों पर निर्भर न रहे। इससे रूस को यूरेशिया के केंद्र में नई भूमिका मिलती है, नए बंदरगाह, रेलवे और आर्थिक लाभ। भारत शांति से मध्य एशिया में शिक्षा और तकनीक के जरिए अपनी पकड़ बढ़ा रहा है और बड़ी समझदारी से सबके साथ संबंध रखता है, किसी के आगे झुकता नहीं। चीन के साथ उत्तरी सीमा पर तनाव बना हुआ है, लेकिन यही रूस के लिए मौका है दोनों के बीच संतुलन बनाने का। न चीन चाहता है कि भारत एशिया का नेता बने, न भारत चाहता है कि चीन हावी हो, और मजबूत रूस दोनों के लिए जरूरी संतुलन है। दुनिया की ताकतें भी बदल रही हैं। अमेरिका अब भी ताकतवर है लेकिन सब पर हुकूमत नहीं कर सकता। चीन की रफ्तार धीमी हुई है लेकिन औद्योगिक रूप से मजबूत है और भारत तेजी से उभर रहा है। अब दुनिया दो ध्रुवों में नहीं बंटी बल्कि कई खिलाड़ियों की शतरंज बन गई है। जीत अब उसी की होगी जो शांति से रास्ते, साझेदारी और रणनीति बनाएगा। रूस के पास अनुभव और शक्ति है, भारत के पास ऊर्जा और महत्वाकांक्षा। अगर दोनों समझदारी से खेलें तो मिलकर यूरेशिया का नया युग तय कर सकते हैं। Со сверхдержавами. А потом ты видишь университет, научный центр, молодых программистов, стартапы, планы по Марсу и Луне. भारत एक अद्भुत पैराडॉक्स है, एक ऐसी सभ्यता जो वेदों, गणित और डीप फिलोसफी पर टिकी है, पर एक युवा राष्ट्र है जो अभी अपनी पहचान गढ़ रहा है। इंडिया नाम खुद कॉलोनियल पास्ट की निशानी है, लेकिन आज भारत शब्द के साथ एक नया सेंस उभर रहा है। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं बल्कि खुद को फिर से पहचानने की प्रक्रिया है। भारतीय कभी कभी भोले लग सकते हैं लेकिन उनमें एक अनोखा मिश्रण है, पुरानी सभ्यता की बुद्धि और नई पीढ़ी की ऊर्जा। यही मिश्रण भारत को अनोखा और अप्रत्याशित बनाता है। वह न पश्चिम का रास्ता अपनाएगा न चीन का, वह अपना खुद का रास्ता बनाएगा। इसीलिए अगली बार जब आप किसी शहर में भारतीय छात्रों का समूह देखें शोर मचाते उत्सुक, तो सोचिए शायद यही भविष्य के इंजीनियर, राजनयिक या उद्यमी हैं जो आने वाले समय में नए विश्व की दिशा तय करेंगे। इतिहास हमेशा बड़े मंचों पर नहीं बनता, कभी कभी वह आपके पास से चुपचाप गुजर जाता है, जैकेट पहने, हाथ में स्मार्टफोन लिए और होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान के साथ। Тихо проходит мимо вас на переходе, в пуховике, держа в руках смартфон и загадочно улыбаясь. सबसे पहले सर्गेई लॉसेफ ने लिखा है कि इंडिया का आगे बढ़ना एक संकेत है कि दुनिया अब डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट मॉडल को ज्यादा भरोसे के साथ देख रही है। रूस के लिए यह नए आर्थिक और तकनीकी साझेदारी के रास्ते खोलता है। भारत विश्व अर्थव्यवस्था को नई स्थिरता और संतुलन प्रदान कर सकता है। उसके बाद अलेक्जेंडर पुलिचेव ने लिखा है कि भारत का उभरना विश्व राजनीति में शक्ति संतुलन को नया रूप देगा। चीन पर निर्भरता कम होने से रूस के लिए भी विकल्प बढ़ेंगे। भारत रूस संबंध तकनीक और रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। उसके बाद मेटालिक सरफेस ने लिखा है कि भारत ने जो तेजी दिखाई है वह उसकी स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम और युवा शक्ति का परिणाम है। दुनिया के लिए यह भरोसे का नया केंद्र बन सकता है। रूस भी भारत की आर्थिक वृद्धि से सीधे लाभ उठा सकता है। उसके बाद गेनाडी ने लिखा है कि भारत के आगे निकलने से ग्लोबल सप्लाई चेन को एक सुरक्षित, विविध और विश्वसनीय विकल्प मिलता है। चीन पर ओवर डिपेंडेंसी कम होगी। रूस के लिए यह सहयोग और व्यापार बढ़ाने का शानदार अवसर है। उसके बाद सेंट पावेल ने लिखा है कि भारत की आबादी, स्किल और टेक्नोलॉजी में बढ़त दुनिया के लिए बड़ा बदलाव है। रूस के साथ उसके ऊर्जा, वो रक्षा संबंध और मजबूत होंगे। ये दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है। उसके बाद स्वेतोचेक्स ने लिखा है कि भारत की स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी दुनिया के इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर रही है। रूस भी इससे नई बाजार संभावनाओं का लाभ ले सकता है। भारत का मॉडल अन्य देशों के लिए एक प्रेरणा बन रहा है। उसके बाद लिदिया ओजनो बिखीना ने लिखा है कि भारत के उभार से मल्टीपोलर वर्ल्ड मजबूत होगा। अब दुनिया सिर्फ चीन या पश्चिम पर आधारित नहीं रहेगी। रूस भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और गहरी हो सकती है। उसके बाद इगोर पावलोव ने लिखा है कि भारत की वृद्धि ग्लोबल डेवलपमेंट को संतुलित करती है। चीन के मुकाबले भारत एक शांतिपूर्ण और सहयोगी शक्ति है। रूस और भारत मिलकर क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। उसके बाद डिमिट्री पाराफिन ने लिखा है कि भारत का ओवरटेक करना दर्शाता है कि लोकतंत्र भी तेज विकास कर सकते हैं। दुनिया के देशों को एक भरोसेमंद पार्टनर मिलता है। रूस इसका उपयोग एशिया में अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने में कर सकता है। उसके बाद रोमन कोस्ट्रित्सा ने लिखा है कि भारत की
प्रगति तकनीक, स्टार्टअप और शिक्षा में बड़े बदलाव का परिणाम है। दुनिया इसे नए इनोवेशन हब के रूप में देख रही है। रूस भारत तकनीकी साझेदारी को नए स्तर पर ले जा सकते हैं। उसके बाद पापा जियान ने लिखा है कि चीन की आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत का उभरना दुनिया के लिए पॉजिटिव मैसेज है। रूस को भी व्यापार और ऊर्जा सहयोग में नया विस्तार मिलेगा। भारत ग्लोबल स्टेबिलिटी का इंपॉर्टेंट पिलर बन रहा है। उसके बाद वदिमिर लारियोनोव ने लिखा है कि भारत का आगे निकलना एशिया के शक्ति ढांचे को बदल रहा है। अब दुनिया भारत की नीतियों और नेतृत्व को ज्यादा गंभीरता से ले रही है। रूस भी इसमें एक ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में शामिल रह सकता है। उसके बाद डिमिट्री इस्टोमिन ने लिखा है कि भारत का विकास दर दुनिया में सबसे अधिक भरोसा पैदा कर रही है। इससे रूस को ऊर्जा, कृषि और तकनीक में बड़े बाजार मिल सकते हैं। भारत ग्लोबल साउथ का नया नेतृत्व बन रहा है। उसके बाद आरिफ मामेदोव ने लिखा है कि भारत की बढ़ती ताकत दुनिया को स्थिर और संतुलित नेतृत्व दे सकती है। रूस और भारत मिलकर एक नए मल्टीपोलर वर्ल्ड का निर्माण कर सकते हैं। दुनिया को एक शांतिपूर्ण और सहयोगी विकल्प मिलता है। उसके बाद गागारिन ने लिखा है कि चीन को पीछे छोड़कर भारत ने साबित कर दिया कि विकास का रास्ता पारदर्शिता और लोकतंत्र से भी गुजरता है। रूस इसके साथ मिलकर व्यापार और निवेश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। भारत का इमर्जिंग ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ऊर्जा का काम करेगा। भारत द्वारा चीन को पीछे छोड़ना, चाहे वह इकोनॉमिक मोमेंटम, डेमोग्राफिक पोटेंशियल, ग्लोबल इन्फ्लुएंस या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की दृष्टि से हो, दुनिया और रूस दोनों के लिए गहरे जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिजल्ट्स लेकर आता है। ग्लोबली यह बदलाव इंगित करता है कि 21वीं सदी में विकास का केंद्र केवल एक स्ट्रेटेजिक पावर पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि भारत एक न्यू, स्टेबल और डेमोक्रेटिक चॉइस के रूप में उभर रहा है। भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, ह्यूज कंज्यूमर मार्केट, इनोवेशन ड्रिवन स्टार्टअप इकोसिस्टम और पॉपुलेशन डिविडेंड इसे दुनिया के लिए इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और तकनीकी विस्तार का आदर्श गंतव्य बना रहे हैं। चीन की इकोनॉमिक स्लोडाउन, इंडस्ट्रियल क्राइसिस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बढ़ने से दुनिया को एक ट्रस्टेड ऑल्टरनेटिव सेंटर की जरूरत थी। भारत उसी खाली स्थान को भर रहा है। यह न केवल ग्लोबल ट्रेड बैलेंस को बदलेगा, बल्कि सप्लाई चेन को भी चीन केंद्रित मॉडल से हटाकर मल्टीपोलर बनाएगा, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी अधिक सुरक्षित और संतुलित होगी। भारत का इमर्जिंग ग्लोबल साउथ की आवाज को नई शक्ति देता है, जिससे विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व और समानता की मांग करने का आधार मिलता है। वहीं रूस के लिए भारत का यह उभार रणनीतिक रूप से अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि रूस को एक स्थिर, भरोसेमंद और बड़े पैमाने पर उभरती अर्थव्यवस्था के साथ अपनी साझेदारी मजबूत करने का अवसर मिलता है। एनर्जी, डिफेंस, ट्रेड, स्पेस और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भारत रूस सहयोग पहले से ही मजबूत है, लेकिन भारत की बढ़ती ग्लोबल स्टेटस इस साझेदारी को और प्रभावशाली बनाती है। जब पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाए गए, तब भारत रूस के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और कूटनीतिक जीवन रेखा साबित हुआ और भारत का उभार इस निर्भरता को बायलैटरल अपॉर्चुनिटीज में बदल सकता है। रूस अपने एनर्जी रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स और टेक्निकल कैपेबिलिटीज को भारत जैसे तेजी से बढ़ते बाजार के साथ जोड़कर अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिरता दे सकता है। इसके अलावा भारत का बढ़ता जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट रूस को एशिया में एक मजबूत और विश्वसनीय साझेदार प्रदान करता है, जो चीन पर उसकी अत्यधिक निर्भरता को संतुलित करने में मदद कर सकता है। इसीलिए भारत का चीन को पीछे छोड़ना केवल स्टैटिस्टिकल अचीवमेंट नहीं, बल्कि एक ग्लोबल रीबैलेंसिंग का संकेत है, जो दुनिया को मोर सिक्योर, मल्टीपोलर और कोलैबोरेशन बेस्ड बनाता है और रूस को एक मजबूत इकोनॉमिक एवं स्ट्रैटेजिक फ्रेंड प्रदान करता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।